हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपका क्लास 12 का केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर है, आदर्श उत्तर है, उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इससे पहले भी हमने हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स के वीडियो अपलोड कर दिया है, तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा होगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं आपको मिलती रहे। तो अब आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री का सेट ए देखेंगे, है ना। हम आपको सारे सेट अवेलेबल करा देंगे और साथ ही इसका पीडीएफ भी हम प्राप्त करवा देंगे आपको। तो चलिए हम देखते हैं। आपको देखिए, अब लास्ट में ना सैम्पल पेपर से ही पढ़ना है, राइट, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, जिससे कि आप अच्छे से उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अच्छे से आप रिवीजन करिए, जिससे कि आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ और आपको ये पता चल पाए कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी फिर। तो चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले 1 नंबर का आपके पास प्रश्न होगा, है ना, जिसमें पहला अगर प्रश्न है तो देखें, अधिशोषण किसे कहते हैं ना। अधिशोषण का डेफिनेशन आपको लिखना है कि ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के केवल पृष्ठ पर सांद्रित होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, इसी में दिया हुआ है SN2 प्रतिस्थापन के प्रति बढ़ती अभिक्रियाशीलता के आधार पर इन यौगिकों के समूहों को क्रमबद्ध करना है। तो क्या क्या दिया है, ब्रोमोब्यूटेन दिया है, 1 ब्रोमो 2 और 2 डाईमेथिल प्रोपेन और 1 ब्रोमो और 2 मेथिल ब्यूटेन और 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। तो अब इसको आपको प्रॉपर, तो सबसे पहले क्या होगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, है ना, फिर इसके बाद 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन और 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन और 1 ब्रोमो 2 डाईमेथिल प्रोपेन। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको क्रम से आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न है, निम्न यौगिकों का IUPAC नेम लिखना है। ठीक है। तो देखिए, इसमें कार्बन कितने हैं वो काउंट कर लीजिए। ठीक है। तो कार्बन अगर आप देखेंगे तो इसमें कितने हैं वो आप देखें, है ना, 1 2 3 4। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके कार्बन को काउंट करके लिख, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा आपके पास 4 क्लोरो 2 3 डाईमेथिल 1 पेंटेनॉल, है ना। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कार्बन आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 में क्या है, क्लोरो है ना, तो उसको लिखेंगे आप। ठीक। और फिर इसके बाद यहाँ पास 3 डाईमेथिल, ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पास इन सबको प्लस कर देंगे तो OH क्या ऑल ग्रुप का है, तो इसलिए ये पेंटेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, फॉर्मेलिन क्या है। फॉर्मेलिन देखिए, तो फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCH का 37 to 40%, कितना, 37 to 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। इसका उपयोग परिरक्षक तथा प्रतिरोधी या फिर एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। तो इस प्रकार से प्रतिरोधी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे आप, 5वां प्रश्न है, एंजाइम क्या होता है। ठीक है। एंजाइम क्या होता है इसे देख लीजिए कि एंजाइम क्या है, एक गोलाकार प्रोटीन होते हैं जो जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ये बहुत ही विशिष्ट तथा अपनी क्रियाओं में दक्ष होते हैं। लगभग सभी क्रियाएं जो हमारे शरीर में होता है, ये सभी किसके रूप में होता है, एंजाइम के रूप में होता है। ओके। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है आपके पास कि 8 ग्राम, ठीक है, कितना दिया हुआ, 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 250 मिलीलीटर जल में घुला है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करना है आपको। ठीक है। तो चलिए इसको देखिए। तो यहाँ पर सब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का जो भार है ये आपके पास प्रश्न में दिया हुआ है 8 ग्राम। अब विलयन का आयतन निकालेंगे, तो आयतन क्या होगा, 250 मिलीलीटर का हम उसको लीटर में चेंज कर देंगे, तो 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1/1000, मतलब 1000 लीटर होता है। ठीक है।
तो इस प्रकार से अगर हम इसको लिखते हैं यहाँ पास, तो अब आ जाएगा 250/1000 लीटर। ठीक है, अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का हम अणुभार निकाल लेते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और उसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 23। तो यहाँ हम 23 लिख लेंगे। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का आपके पास एटॉमिक नंबर होता है 8 और उसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 16। तो हम यहाँ पर 16 लिखेंगे। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार है ना, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ये दोनों एक ही होता है। तो इन सबको प्लस कर दे के कितना लाएंगे हम 40, राइट। तो अब अपने पास क्या है नेक्स्ट, अब यहाँ पास देखिए विलेय के मोल, तो विलेय के मोल बराबर क्या होता है भार बटे अणुभार। तो भार कितना है 8 ग्राम है और अणुभार कितना है 40 आया है। तो इस प्रकार से हमारे पास इसको 8/40 लिखेंगे। अब हमको निकालना है मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल बटे बिलियन का लीटर में आयतन, है ना। तो विलेय के मोल कितना है 8/40, तो यहाँ पास लिखेंगे 8/40 और बिलियन का लीटर में आयतन है 250/1000, 250/1000। ठीक है, तो अब 1000 को 8 से गुणा कर देंगे और 40 को 250 से। ठीक है, तो इस प्रकार से एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा एक यहाँ पास, है ना। और ये वाला जीरो 250 का एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा 8 गुणे 80। ठीक है, 8 गुणे मतलब 10 और नीचे बचा हुआ है आपके पास 25 और गुणे 4। तो यहाँ से देखो कैसे डिवाइड करना है आपको, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ 2 आया और फिर इसके बाद 5 से करेंगे आप, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, कितना आएगा ऊपर में 4 आएगा, 4/5। तो 4/5 आया, इसको डिवाइड कर दो आप। तो पहले तो 0 बार जाएगा, ठीक है, अभी 5 8 जा 40 होता है, पॉइंट लगा दोगे तो 0.8 आएगा। ठीक है, तो 0.8 मोलरता आएगा। क्लियर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.8। ठीक है, 0.8 मोलरता इसका आंसर। अब आगे देखिए, आभासी छद्म एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण सहित बताना है। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनकी अणु संख्यता 2 होती हैं, किंतु उनका गतिक अध्ययन करने पर ये ज्ञात होता है कि उनकी अभिक्रिया कोटि 1 है और ऐसी अभिक्रियाओं को छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। अगर उदाहरण स्वरूप अगर देखें तो सुक्रोज का एग्जाम्पल आप दिखा सकते हैं ना, C12H22 और O11, फिर हाइड्रोजन के यानी वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फिर क्या मिलेगा H+ आयन, यहाँ पर इसकी उपस्थिति में ग्लूकोज बन जाएगा। मतलब यहाँ से एक ऑक्सीजन इसको मिलता है, ठीक है, और यहाँ पास जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूस करके हम यहाँ पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास सुक्रोज का अगर हम जल से अगर हम क्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है अपने को, यहाँ सुक्रोज और ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखिएगा, ये कितना होता है C6H12O6। ओके, तो इस प्रकार से इसको आपको याद रखना है। और फ्रक्टोज का C6H12O6। तो उपयुक्त अभिक्रिया द्विअणुक है, लेकिन जल की सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करती, अतः अभिक्रिया की दर केवल शर्करा की सांद्रता के समानुपाती होती है। अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पास कि दर बराबर K×C12H22 और O11, यानी ये क्या है सुक्रोज है ना। तो अतः शर्करा का प्रतिलोम प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और इसे छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। आगे भी जो प्रश्न होंगे आपको इसी प्रकार से सारे के सारे प्रश्नों को करने हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी क्वेश्चन में डाउट होंगे तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले समय में आपको सारे सेट अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि आपके साथ साथ सभी की हेल्प हो सके, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक हेल्प के पर्पज़ से बनाई जा रही है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स आदर्श उत्तर नहीं ले पाते हैं, तो उनकी हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बनाई जा रही है। ठीक है, तो इन सबको आप अच्छे से कंप्लीट करिए
ठीक है। इसके अलावा अब आगे के प्रश्न देख सकते हैं। एरोमेटिक एमिनों की तुलना में एलिफैटिक एमीन प्रबल क्षारक होते हैं, उसका कारण बताना है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण यहाँ पर दिया हुआ, उसे आप लिख सकते हैं। फिर हिमांक में अवनमन, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ना। हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करके बताना होता है। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है वो हिमांक में अवनमन है। ठीक है, ये डेल्टा टी जो है यहाँ पर एक प्रकार से टेम्परेचर के लिए शुरू किया गया है। तो देख सकते हैं इसके क्वेश्चंस के आंसर भी हैं। तो इस प्रकार से इसको आप लिखेंगे। नेक्स्ट, अब इसके बाद फिर अगर हम देखें अगला प्रश्न मिल जाएगा आपको। वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना। फिर इधर ही मिलेगा आपको कि द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं, एग्जाम्पल सहित आपको बताना है। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न मिलेगा कि तांबे के निष्कर्षण में प्रयुक्त भर्जन प्रक्रिया को सचित्र वर्णन करना है आपको, मतलब पूरा डायग्राम के थ्रू आपको समझाना है। अब इसके बाद भर्जन की क्रिया में जो कॉपर पायरेटिस का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, तो उसमें अगर हम देखें कि अयस्क में उपस्थित सल्फर है ना, सल्फर डाइऑक्साइड परावर्तित हो जाता है। ये सारी चीज़ें दिए हुए हैं यहाँ पर है ना, उसके पॉइंट्स के थ्रू। फिर अगला प्रश्न देखिए, ये हमेशा प्रश्न आता है, ये जो आपका 17वां नंबर है कि उप संयोजी यौगिकों का IUPAC पद्धति में नाम लिखना है ना। तो यहाँ पास अगर देख रहे हो, यहाँ पास 4 दिया हुआ है, तो ये क्या है, टेट्रा NH3 क्या है, एमीन। तो सबसे पहले आपको यही नाम लिखना होता है, टेट्रा एमीन। फिर उसके बाद यहाँ पास आप देखिए ये क्या है, क्लोरो है, तो यहाँ पास क्लोरिडो, और फिर नाइट्रेटो है ना, ये दिया हुआ है नाइट्रेटो एंड कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक, तो यहाँ पास क्लोरो और फिर नाइट्रेटो और कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा, 3rd आएगा। उसको किस प्रकार से निकालना है